हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी को स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो है भाई सरोहा पब्लिकेशन की साइकोलॉजी की बुक है, जो हमारे डीएसएसबी एग्ज़ाम और अपने केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सभी से सुना होगा जो टॉपर हैं कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है साइकोलॉजी की, तो लगभग ये मान के चलो कि 90% बच्चे सरोहा पब्लिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं। और ये बुक है ना, सी टेट वाले बच्चे तो भाई अपनी नॉलेज के लिए तो देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल है ये डीएसएसबी एग्ज़ाम और केवीएस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी 100 नंबर की आती है और केवीएस में 60 नंबर की आती है। ठीक है, वैसे तो सी टेट में लगभग 90 नंबर की आ जाती है, हिंदी की अलग और पेडागोजी अलग होगी, ईवीएस की अलग, लेकिन इसमें इतना लेवल नहीं आता साइकोलॉजी का। इन एग्ज़ाम में साइकोलॉजी का लेवल अच्छा आता है। तो स्पेशल ये वीडियो डीएसएसबी एग्ज़ाम और केवीएस एग्ज़ाम के लिए है भाई, कि अगर हाँ उसके सी टेट वाले बच्चे देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने चैप्टर हैं एक बार देखो। पहला चैप्टर है अपना शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। ये चैप्टर करेंगे हम आज, और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के अंदर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इसमें हमारे टोटल 23 के अराउंड चैप्टर हैं। एक वीडियो में एक चैप्टर करेंगे तो मान के चलो कि 25 वीडियो या 23-24 वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर दिए हुए हैं, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हम इधर उधर ढूंढते हैं ना, कहीं 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 कुछ मिल गया, कहीं कुछ मिल गया। इसमें कंप्लीट है, बिल्कुल सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट दिए हुए हैं। ठीक है, और ये सीरीज कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके, क्योंकि केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। चैप्टर का नाम है शिक्षण अधिगम की मूल प्रवृत्तियाँ। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या दिया गया है कि शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इस लाइन के अंदर क्या बोल रहा है कि शिक्षण एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया, मतलब शिक्षण है, टीचिंग है, वो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। अब मान के चलो कि हम ये बुक सरोहा पब्लिकेशन की क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, केवीएस एग्जाम या डीएसएसबी एग्जाम क्रैक करना, यही है हमारा मेन उद्देश्य है। तो इसीलिए हम इसका शिक्षण कर रहे हैं। ठीक है, इसका अधिगम कर रहे हैं हम साइकोलॉजी की बुक का। तो हमारा मेन लक्ष्य क्या हो गया, इस बुक को शिक्षण करने का, हमारा एग्जाम क्रैक करना। तो यही बात बोल रही है कि शिक्षण क्या होता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना। शिक्षण का अर्थ है लक्ष्य को साधते हुए किसी को सीखना, मतलब किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसी चीज़ को सीखना। जैसे अब हम कर रहे हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए साइकोलॉजी को डिटेल से पढ़ रहे हैं। जॉन डीवी ने शिक्षण की एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के बारे में बताया है। त्रिध्रुवीय कौन सी प्रक्रिया, हमने बहुत बार पढ़ी है ये, सी टेट के एग्जाम में भी आती है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम मायने रखता है। ठीक है, ये किसने दी थी ये प्रक्रिया, जॉन डीवी ने दी थी भाई। आगे देखते हैं हम, आगे है इसकी शिक्षण की परिभाषाएं, ये दी हैं डफ और डंकन ने। शिक्षण की परिभाषाएं दी हैं। शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षण के अंदर 4 प्रक्रिया बताई गई हैं। जैसे जॉन डीवी ने शिक्षण की 3 प्रक्रिया बता दी, वैसे ही डफ और डंकन ने शिक्षण की कितनी, 4 प्रक्रिया बताई है। 4 कौन सी, योजना बनाना, किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। अब यही मान के चलो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ तक आप ये योजना बना के पहुँचे होगे कि हमें अब एग्जाम क्रैक करना है। आगे है, फर्स्ट हो गया योजना बनाना, सेकंड निर्देशन, थर्ड मापन और फोर्थ हो गया हमारा मूल्यांकन। योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। बर्ट के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन। बर्ट के अनुसार शिक्षण क्या है, शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। ये 2 परिभाषाएं इस बुक के अंदर दी गई हैं, इनको ध्यान रखना भाई। ठीक है, कहीं भी पूछ सकते हैं। अब आगे दिए हैं ये शिक्षण सूत्र, टीचिंग्स के रूल दिए हुए हैं। क्या दिया आगे, टीचिंग्स के रूल, जो ये मान के चलो कि
हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है, मतलब ये वाले जो शिक्षण सूत्र है ना, रीढ़ की हड्डी है साइकोलॉजी की। एक क्वेश्चन पक्का घूम फिर के आ ही जाते हैं इनसे, और सीटेट की तो पूछो मत, 5 से 6 क्वेश्चन पक्का आते हैं इससे। और हम केवीएस में भी पिछली बार देखो, जो हमारा 22 वाला 23 में एग्जाम हुआ था फरवरी के अंदर, उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नो टू अननो। तो इस ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है कि पढ़ने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए बच्चों से कि उस पाठ के प्रति बच्चों का जो स्तर है, लेवल है, वो कितना है। पता होने के बाद बच्चों को वहाँ तक पढ़ाएं जो बच्चे नहीं जानते। इसके अंदर क्या बोला है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टीचर को बच्चों से ये पूछ लेना चाहिए कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है, कभी आपने इस चीज़ के बारे में जानना है। जैसे कोई चैप्टर है, जैसे कोई कविता थी, ये कविता है आपने सुनी होगी केवीएस में, इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों ने कविता बोली कि आह टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, ध्यान नहीं अच्छे से, बस कुछ ऐसी कविता है। तो ये कविता स्टार्ट करने से पहले टीचर को बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या आपने कभी सब्जियां देखी हैं, सब्जियों के अंदर टमाटर देखा है, उसका रंग कैसा होता है। मतलब ये ज्ञात चीज़ है जिससे बच्चा परिचित है, बच्चे को पता होता है ये चीज़। फिर हम उससे आगे उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को पढ़ेगा। बस ये बात है इसमें। आगे है सरल से कठिन की ओर, इजी टू कॉम्प्लेक्स। पहले अध्यापक को सरल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर का स्तर या बिल्कुल अंत में मुश्किल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। क्योंकि अगर अध्यापक शुरू में ही कठिन रचनाएं प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों का विश्वास है वो डगमगा जाएगा। इसके अंदर क्या है कि पहले यही है कि इजी टू कॉम्प्लेक्स सिखाना चाहिए। जैसे ये मान के चलो, हम मैथ का कोई चैप्टर करते हैं तो शुरू में हम आसान आसान सवाल करते हैं, उसके बाद ही हमारा लेवल है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये बात बोल रही है इसके अंदर। आगे है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर वो चीज़ है, अध्यापक को सबसे पहले पाठ की विशिष्ट जो चीज़ है वो प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके बाद सामान्य चीज़। क्योंकि बच्चे का ध्यान है वो विशिष्ट चीज़ पे, जो मेन चीज़ है उस पर पहले जाता है। अब ये मान के चलो कि हमने मैथ में परसेंटेज चैप्टर करना है, ठीक है। अगर शुरू में ही टीचर हमें 1/2 की वैल्यू 50 होती है, 1/3 की वैल्यू 33/1/3 होती है, 2/5 को 40%, मतलब ऐसे कुछ बताने लग जाए तो बच्चे बोर हो जाएंगे, वहीं छोड़ देते हैं चैप्टर को। लेकिन शुरू में टीचर क्या करे कि हमें 1-2 क्वेश्चन करवाए, विशिष्ट मतलब इंपॉर्टेंट टाइप करवाए, और बीच में जैसे किसी चैप्टर में 2/5, किसी क्वेश्चन में 2/5 यूज हो गया और उसकी वैल्यू बता दी कि 40% होती है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रहेगी। अगर लगातार ये सारी चीज़ करनी पड़ गई तो हम बोर हो जाएंगे। लेकिन किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर अगर एक की वैल्यू बताते जाएंगे तो वो याद हो जाएगी। तो यही चीज़ इसके अंदर है कि विशिष्ट चीज़ बतानी चाहिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, आगे हम देखते हैं मूर्त से अमूर्त या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। क्या बोल रहा है इसके अंदर? इसमें बोल रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मूर्त से अमूर्त की ओर चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। मीन्स जो चीज़ उन्होंने देख रखी है उस चीज़ के बारे में बच्चे तार्किक रूप से सोच सकते हैं, और जो नहीं देख रखी उस पर तार्किक रूप से नहीं सोच सकते। तो इसीलिए बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर टीचर को उनका अध्ययन करवाना चाहिए। आगे है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश मीन्स अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए और उसके बाद उसके छोटे भागों के बारे में बताना चाहिए। जैसे पहले गाड़ी के बारे में बताओ और फिर उसके भाग के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। ये लगभग सभी चीज़ें हमने सीटेट एग्जाम क्रैक किया होगा उसमें पढ़ रखी है। बस ये है कि ये बुक स्टार्ट करते हैं तो यह बेस हमारा स्टार्ट यहीं से होता है। आगे है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अनश्योर टू श्योर। बच्चा किसी भी नए संप्रत्यय को लेकर हमेशा भ्रमित या कंफ्यूज रहता है। बच्चे की भ्रांति को ध्यान में रखकर उसको ज्ञान देना चाहिए ताकि वह हमेशा उसके प्रति निश्चित हो सके। मीन्स जिस चीज़ के प्रति बच्चे को भ्रम है, कंफ्यूज है, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमें, और फिर उसे कोई निश्चित पॉइंट पर जाकर हमें उस चैप्टर को समाप्त करना चाहिए। आगे है बाल केंद्रितता के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड। जो शिक्षण है वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब बच्चों के लेवल के अनुसार, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। अध्यापक को बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों की अनुभूतियों, व्यवहारों तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। आगे है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर,
ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का मतलब क्या है कि पहले किसी चीज को विश्लेषण करके समझाना चाहिए, फिर उसका संश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को तोड़कर, मतलब बिल्कुल डिटेल में बताना, ठीक है। और संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। संश्लेषण का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। तो मतलब ये मान के चलो कि शुरू में हम कोई टॉपिक करते हैं, कुछ भी मान लीजिए, या तो मैथ का मान लीजिए, या फिर हमारा कोई पॉलिटिकल का या हिस्ट्री का टॉपिक मान लीजिए। तो शुरू में हम उसको बिल्कुल डिटेल में करते हैं और उसके बाद हम उसके शॉर्ट नोट बना लेते हैं। तो डिटेल में करना हो गया विश्लेषण और शॉर्ट नोट बनाना हो गया हमारा संश्लेषण, ठीक है। तो टीचर को भी ऐसे ही करना चाहिए, शुरू में डिटेल में करवा के बाद में उसके शॉर्ट नोट तैयार करवाने चाहिए। आगे है मनोविज्ञान से तार्किकता की ओर। पहले अध्यापक को मनोविज्ञान तरीके से बच्चों को तैयार करना चाहिए और उसकी पढ़ाई करवानी चाहिए। अगर वह मनोवैज्ञानिक आधार बनाकर पढ़ेगा तो वह रुचि के साथ पढ़ता हुआ तर्क प्रस्तुत करता है। मीन्स अगर बच्चे को पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाते हैं और फिर उसके तार्किक खुद के व्यू लेते हैं उसके तर्क के अनुसार, तो इससे बच्चा इंटरेस्ट के साथ उस पाठ को अच्छे से सीख लेता है। अब हम देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वो है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, मतलब जरूरी नहीं है कि शिक्षण स्कूल के अंदर हो, ये समाज में भी होता है। स्टार्टिंग समाज से ही होती है, फर्स्ट हमारी परिवार से होती है। तो आगे है सीटेट में आते हैं हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि बच्चा शुरू में शिक्षा कहाँ से ग्रहण करता है, तो परिवार से। सेकंड स्कूल किसको बोलते हैं, समाज को बोलते हैं। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे है शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया से भी शिक्षण करते हैं हम, मतलब टीचिंग कहाँ कहाँ से हम सीखते हैं। शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये बात किसने बोली है, जॉन डेवी ने ये बात बोली थी कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण को बाईपोलर, शिक्षण को बाईपोलर किसने बोला है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। आगे आ गया अपना सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। इसके बारे में आई थिंक जिस बच्चे ने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है उसने ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि एस्टेट में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार। तो है एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण के उस सरलीकरण लघु रूप से है, मतलब शिक्षण को इतना सरल करके इतना छोटा रूप देना है जिससे थोड़े विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जा सके। क्या बोला है कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस प्रक्रिया से है, उस सरलीकरण लघु रूप से है जिसमें थोड़े से विद्यार्थी का मतलब है 2-3 विद्यार्थियों का ग्रुप, और उस ग्रुप में कितने विद्यार्थी, 4 से 5 विद्यार्थी होने चाहिए, और थोड़े से विद्यार्थी और थोड़े से समय में किसी भी टॉपिक को क्लियर करना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। आगे देखो, बी के पासी और MS ललिता ने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या बताया है, जिसमें छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी एक संप्रदाय को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षा कौशलों को प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। वही बात है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है जो टीचर है वो थोड़े से बच्चों को थोड़े से समय, अल्प समय के अंदर किसी विशिष्ट कौशल को सिखाता है, उसे शिक्षण कौशल, सूक्ष्म कौशल बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों का शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक है। यह शिक्षण एक अति छोटा रूप है जिसमें वास्तविक शिक्षक की जटिलताओं को कम करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। यह शिक्षण छात्रों के छोटे छोटे समूहों में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण चक्कर। सूक्ष्म शिक्षण जो चक्कर है, जो टीचिंग सेशन है वो 6 मिनट का होगा। कितने मिनट का, 6 मिनट का होगा टीचिंग सेशन, और प्रतिपुष्टि स्तर 6 मिनट का होगा, और पुनर्योजना स्तर भी कितना का होगा, 12 मिनट का होगा। मतलब जो हमने पढ़ाना था वो 6 मिनट के अंदर पढ़ा दिया, फिर उसका फीडबैक बच्चों से पूछना कि समझ आया है, कहाँ से समझ नहीं आया, कहीं से दोबारा बताना, ये वाली चीज़ें। फिर रीप्लान सेशन का मतलब है कि मानो कक्षा में हमारे 15 बच्चे बैठे, जिसमें से 5 बच्चे बोले कि हमें समझ नहीं आया और 10 ने बोल दिया कि समझ आया है। तो जो 5 बच्चों ने बोला है उनको ब्रीफ में 6 मिनट में ये बता दी, यहाँ उससे भी कम समय में उस चीज़ को दोबारा रीप्लान करना, सेशन का दोबारा।
आगे है पुनः अध्यापन स्तर, मतलब दोबारा टीच करवाना उनको, और पुनः प्रतिपुष्टि स्तर, और फिर दोबारा बच्चों से पूछना कि जो आपको बताया वो समझ में आया है आपको, ऐसे कुछ चलता है। तो एस्टेट में ज़्यादातर ये क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म शिक्षण कितने समय का होता है, 36 मिनट का होता है, और सूक्ष्म शिक्षण के चरण कितने होते हैं, शायद इसमें नहीं दे रखा। सूक्ष्म शिक्षण के टोटल हमारे कितने चरण हो गए, 5 चरण हो गए हमारे, कितने हो गए, 5। जैसे ये देखो ABC, और ये दे रखे ABCD, 5 चरण हो गए। आगे है शिक्षण के प्रकार, आगे कौन सा आ गया, शिक्षण के प्रकार, मतलब कितने तरीकों से हम टीचिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है अपना, ऊपर पढ़ा था हमने माइक्रो टीचिंग, ऊपर क्या पढ़ा था, माइक्रो टीचिंग, नीचे पढ़ेंगे मैक्रो टीचिंग। वृत्त शिक्षण या विस्तार शिक्षण। वृत्त शिक्षण का अर्थ विस्तार तरीके से पढ़ाना। माइक्रो में तो क्या था, मतलब सॉर्ट करके पढ़ाना, और मैक्रो में क्या है, विस्तार से पढ़ाना। वृत्त शिक्षण में अध्यापक एक ही समय में सभी छात्रों को सूचनाएं प्रदान करते हैं। उसमें तो क्या था, 2 या 3 ग्रुप में बच्चों को बैठाकर फिर पढ़ाते थे, लेकिन इसमें जितने भी छात्र हैं कक्षा के अंदर, रेशो होता है हमारा 30:1 का, तो मतलब सभी बच्चे 30:1 या 40 होता है उस पर अपर लेवल पर, और ये हो गया प्राइमरी, 30:1 हो गया हमारा प्राइमरी लेवल पर, मतलब सभी छात्रों को सूचनाएं प्रदान करना। यह शिक्षण पूरी कक्षा को लेकर होता है, न कि सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे समूह में होता है। वृत्त शिक्षण व्याख्यान विधि पर आधारित होता है, तो लेक्चर मेथड के द्वारा इसमें पढ़ाया जाता है। वृत्त शिक्षण में छात्रों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे है टोली समूह शिक्षण या ग्रुप टीचिंग। क्या है इसमें, ग्रुप टीचिंग। समूह शिक्षण या टोली शिक्षण, शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली होती है, मतलब इसके अंदर पहले से सब कुछ प्लान करके फिर पढ़ाया जाता है। इसमें कई शिक्षक मिलकर, ये बात ध्यान रखने की है, टोली शिक्षण या समूह शिक्षण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं कि बच्चों का समूह बना के पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें बच्चों का तो समूह बनता ही बनता है, साथ में इसमें कई शिक्षक मिलकर, मतलब टीचर भी ग्रुप के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों, बस इसमें यही बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, वो टीचर का ग्रुप होता है। विद्यार्थी एक समूह को अनुदेश प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षा का उत्तरदायित्व लेते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। इसमें शिक्षण विधियों की योजना, समय तथा प्रक्रिया लचीली रखी जाती है, ताकि शिक्षण उद्देश्य के अनुसार तथा शिक्षकों की योग्यता के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यों को आवश्यकता व इच्छित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आगे है पुनर्निरीक्षण, रीटीचिंग। पुनर्निरीक्षण का अर्थ है दोबारा पढ़ाना। पुनर्निरीक्षण, पुनः टीचिंग का क्या मतलब है, दोबारा पढ़ाना। पुनः शिक्षण में अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रखकर दोबारा से पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। इसमें इस बात को ध्यान नहीं रखा जाता कि बच्चे ने जो सा पाठ पढ़ा था, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया, कुछ ने नहीं पढ़ा था, किसी के समझ में आया, किसी के समझ में नहीं आया, ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखी जाती। इसमें सिर्फ दोबारा लेसन को दोबारा अच्छे से पूरी तरीके से टीच करवाया जाता है। आगे है उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग एक और होती है हमारा, रेमेडियल टीचिंग से पहले करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, जिसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। जिन बच्चों को किसी विशिष्ट बात, एक मिनट देखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट किसको बोलते हैं, मान लीजिए आपको किसी टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का पता करना, उस प्रॉब्लम का पता करना तो होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन रेमेडियल टेस्ट बोले या रेमेडियल टीचिंग बोले, इसका मतलब क्या है, जो आपको प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा रेमेडियल टीचिंग होता है। ठीक है, तो यही चीज़ या तो टेस्ट मान लीजिए, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग भी होगी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी होगा। ठीक है, मतलब बात वही है, जो मेन इसका जो बेस चीज़ है ना, मतलब ये बोलते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो डायग्नोस्टिक का मतलब तो होता है किसी उसकी प्रॉब्लम का पता करना, और रेमेडियल का मतलब होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब ये कहीं भी आ जाए, वर्ड इनका सेम मतलब रहेगा, या ये टीचिंग में आए या टेस्ट में आए। आगे देखते हैं हम, यही मतलब है इसका कि उसको बच्चे को पढ़ाना, उपचारात्मक शिक्षण, और उसी स्तर पर उनकी बच्चों की समस्याओं को पूरा करना। ठीक है, समस्याओं को दोबारा से पढ़ाना। आगे देखते हैं शिक्षण के तरीके। यहाँ से शिक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट हो गए हमारे। इसमें है हमारा फर्स्ट आगमन विधि। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव मेथड्स।
फ्रांस के बेकन व पेस्टालोजी इस विधि के जनक हैं। किसके? आगमन विधि के। आगमन विधि में हम पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। आगमन विधि कहाँ से जाती है? उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम, ठीक है। उदाहरण देते हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण अच्छी तरह से समझ आते हैं। अतः जब अध्यापक उदाहरण देता है तो बच्चे उसे अपने जीवन से संबंधित करके अच्छे से सीखते हैं। मतलब आगमन विधि में जो बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो बच्चे खुद की लाइफ से रिलेट कर सके। और जो आगमन विधि है ना, ये आगमन विधि ये क्वेश्चन लगभग हर बार बनता है और कन्फ्यूजन हम लगाते हैं सामान्य से विशिष्ट, लेकिन आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। कैसे जाती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफाइड टू जनरल जाती है। और प्राथमिक स्तर पर यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यह विधि अपसारी चिंतन, डाइवर्ट थिंकिंग। अपसारी चिंतन का मतलब ऐसे याद रखो, अप मीन्स ओपन, ठीक है। एक तो कन्वर्ट थिंकिंग होती है और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है अप ओपन, मतलब ओपन विचार रखना। खुले विचार के साथ हम कुछ भी सोच सकते हैं और अपनी तर्क के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार किसी भी टॉपिक के बारे में हम बता सकते हैं। वो हो गया हमारा अपसारी चिंतन। तो जो आगमन विधि है इसमें तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो ये उदाहरण से नियम की ओर जाती है। सेकंड, ये स्पेसिफाइड टू जर्नल होती है। और ये आगे है कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको बढ़ावा देती है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। आगे है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। 5 चीज़ हो गई। और ये उदाहरण से नियम तो हमें पता ही है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे है भाई निगमन विधि। ये आगमन विधि की बिल्कुल अपोजिट है। जो चीज़ हमने आगमन विधि में करी उसका अपोजिट कर दो, वो सारी निगमन में आ जाएंगी। इस विधि के जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि में पहले नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। वो तो थी हमारी अपसारी चिंतन, ये होगी हमारी अभिसारी चिंतन। उसमें स्पेसिफाइड टू जर्नल जाते हैं, इसमें जर्नल टू स्पेसिफाइड जाते हैं, ठीक है। वो तो थी हमारी ज्ञात से अज्ञात, ये होगी हमारी अज्ञात से ज्ञात। और बस ऐसे ही जो 5 चीज़ उसमें थी उसका अपोजिट कर दीजिए, वो निगमन विधि में हो जाएगा। और जो ये हमारी निगमन विधि है इसका ज़्यादातर यूज हम मैथ के अंदर और जो व्याकरण होती है हमारी ग्रामर हो गई, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर उसके अंदर करते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे हमारी किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो जर्मनी के फ्रोबेल हैं। भाई कौन है? जर्मनी के फ्रोबेल हैं। और किंडरगार्टन विधि एक ने और दी थी, किसने थी? मॉन्टेसरी। हाँ, मॉन्टेसरी ने भी किंडरगार्टन विधि के बारे में बताया है। लेकिन किंडरगार्टन विधि के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? भाई फ्रोबेल हैं। इसके अनुसार स्कूल बच्चों का बाग है। किंडरगार्टन जो जर्मनी के फ्रोबेल थे ना, उसने बोला है कि जो स्कूल है ना वो बच्चों का बाग है जिसमें बालक स्वयं क्रिया करके स्वच्छंद वातावरण में खेल सकते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा के लाभ क्या क्या बताए गए हैं? शिशु शिक्षा पर बल दिया गया है। खेल द्वारा शिक्षा, बच्चों की स्वतंत्र शिक्षा पर बल दिया गया है। और व्यक्तित्व की भिन्नता, मतलब व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अलग अलग खेल देना और उनके अनुसार सिखाना। सामाजिक भावना का विकास करना भी इस पर ध्यान दिया गया है। आगे है मोंटेसरी शिक्षा पद्धति। मोंटेसरी शिक्षा की जन्मदाता मारिया मोंटेसरी थी। इन्होंने कम बुद्धि वाले बच्चों की शिक्षा का कार्य शुरू किया। मोंटेसरी का पता क्या कहना था? मोंटेसरी का कहना था कि अगर बच्चे कोई मानसिक रूप से कमजोर है ना, तो उसका मतलब है जो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका अच्छे से प्रशिक्षण, उनका अच्छे से विकास न होने पर किसी बच्चे के अंदर मानसिक कमजोरी आती है। और उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर ध्यान देकर उनका प्रशिक्षण करके हम उस मानसिक रूप से कमजोर बच्चे को भी हम एक सामान्य बच्चा बना सकते हैं। ये बात किसने बोली थी? मॉन्टेसरी ने। और इन्होंने ऐसा बोला ही नहीं, साथ में इन्होंने खुद प्रशिक्षण, मतलब खुद भी इन्होंने ये चीज़ अप्लाई करी थी बहुत सारे बच्चों पर, ठीक है। वही बात इसमें लिखी हुई है कि कम बुद्धि वाले बच्चों को खेल विधि से हम सिखा सकते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा के गुण क्या क्या हैं? ज्ञानेंद्रिय के प्रशिक्षण पर बल दिया गया, इन्होंने स्वतंत्रता पर बल दिया गया, शारीरिक शिक्षा पर बल दिया गया, स्वयं शिक्षा पर बल दिया गया, बच्चे स्वयं सीखे, स्वयं खेल के सीखे, स्वयं खिलौनों को तोड़े फोड़े जोड़े, उनको उस चीज़ से इन्होंने सिखाना चाहा था। दंड का बहिष्कार किया था और शिक्षा खेल के माध्यम से देनी चाहिए, ये बात इन्होंने बोली थी। आगे है भाई
एक बात अभी, जो ये बुक है सुरभा पब्लिक, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, मतलब हम बिल्कुल अच्छे से एक बार लाइन पढ़ते ही क्लियर हो जाती हैं। ये नहीं है कि लैंग्वेज बिल्कुल टिपिकल्ट दे रखी है, बिल्कुल आसान और सरल लैंग्वेज दे रखी है इस बुक में। अच्छी लगी मुझे तो। बाकी आप अपने रिव्यू जरूर देना कि आपको ये बुक कैसी लगी। आगे है प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है भाई? किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक जॉन डेवी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? जॉन डेवी के। और जॉन डेवी ने ट्राइपोलर शिक्षण थी वो बताई थी। यह विधि जॉन डेवी के विचारधारा दर्शन पर आधारित है। किलपैट्रिक के मतानुसार प्रोजेक्ट एक मनो अनुकूलन अभिक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में अग्रसर होती है। अब है प्रोजेक्ट विधि है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो भाई अध्यापक बच्चों से वाद विवाद करके समस्या उत्पन्न करते हैं। पहले तो समस्या उत्पन्न होगी कि क्या समस्या है, फिर बच्चों को बोलते हैं कि इस समस्या का हल ढूंढो, और बच्चे उस समस्या को लेकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या होगी, जैसे कि ये मान के चलो कि बच्चों को बोल दिया कि एनवायरनमेंट के अंदर जो गर्मी है वो इतनी क्यों बढ़ रही है, समस्या उत्पन्न कर दी बच्चों के सामने। और फिर बच्चों को बोलते हैं कि इसका हल ढूंढो कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में इतनी गर्मी है, इतनी जो वो पोल्यूशन की वजह से या व्हीकल की वजह से, इन सब बातों का पता लगाओ। ठीक है, ये बच्चों को बोल देते हैं और बच्चे इस चीज़ पर भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। आगे हैं प्रोजेक्ट बच्चों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। मतलब कुछ बच्चों ने बोल दिया कि हम एनवायरनमेंट पर, मतलब गर्मी के बारे में बनाएंगे कि इतनी गर्मी क्यों बन रही है। दूसरे ने बोल दिया कि हम तो इस चीज़ पे नहीं बनाएंगे, हम किसी और चीज़ पे बनाएंगे। तो मतलब प्रोजेक्ट वो बच्चे की इच्छा के अनुसार दिया जाता है, न कि अध्यापक के अनुसार। प्रोजेक्ट के निर्वाचन होने के बाद उसकी संरचना बनाई जाती है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। प्रोजेक्ट की समाप्ति पर उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है डाल्टन विधि। यह शिक्षा पद्धति 1920 में कुमारी हेलन पार्क हस्ट द्वारा दी गई थी। ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। डाल्टन विधि किसने दी थी? 1920 में कुमारी हेलन पार्क हस्ट द्वारा निकाली गई थी। हेलन अमेरिका की डाल्टन नगर में 30 बच्चों की इंचार्ज थी जो आयु तथा योग्यता से भिन्न थे। उनकी शिक्षा के लिए अपनाई गई विधि डाल्टन विधि कहलाई थी। आगे डाल्टन विधि के गुण क्या थे? शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होनी चाहिए, स्वयं क्रिया तथा अनुभव से सीखना, निश्चित समय में निश्चित कार्य करना, और बालकों में उत्तरदायित्व तथा स्वावलंब सेल्फ डूइंग की भावना विकसित करना, शिक्षक और बच्चों के मध्य गहरा संबंध स्थापित करना। ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। आगे है पेस्टालॉजी मेथड। पेस्टालॉजी विधि के प्रवर्तक जोहन हेनरी पेस्टालॉजी है। जॉन हेनरी पेस्टालॉजी थे। इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाया है। इन्होंने शिक्षा शास्त्र पर बल दिया। मतलब अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस आयु के बच्चे कैसा सीखेंगे और किस विधि से बच्चे जल्दी सीखेंगे, और शिक्षा स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने मनुष्य को वृक्ष के समान बताया है। जैसे वृक्ष वातावरण से क्या लेता है, वातावरण से क्या ऑक्सीजन वगैरह पालन पोषण करता है, उस चीज़ का जल वगैरह लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो अपने एनवायरनमेंट से वहाँ के रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज सीख कर अपने जो क्या बोलते हैं उनको, नैतिक मूल्य, उनका विकास करता है। ठीक है, आगे है स्वानुभाविक ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड्स किसने दिया था? ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था भाई। ह्यूरिस्टिक का मतलब है खोज करना, डिस्कवरी करना। ठीक है, इसमें बच्चे को अपने आप खोजबीन करके सीखा जाता है, मतलब बच्चा खुद खोज करके सीखता है, और इसमें अध्यापक की सहायता नहीं ली जाती। अध्यापक बाद में उसका जो इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, वो करता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब बच्चा खुद खोज करके खुद सीखता है इसके अंदर। आगे है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। इसमें शिक्षक एक पाठ तैयार करता है और किसी विषय के, मतलब इसमें लेक्चर मेथड वही होगा जो टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर क्लास में आगे खड़े होकर किसी टॉपिक के बारे में बता देता है और बच्चे उस पर सुन लेते हैं। ये ज़्यादातर मतलब जो अपर लेवल की क्लासेज होती हैं उनमें ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, प्राइमरी लेवल पर नहीं होता। आगे है परिचर्चा विधि, डिस्कशंस मेथड। डिस्कशन मेथड भी यही होता है, अध्यापक विद्यार्थियों से डिस्कशन करते हैं और अपने विचार रखते हैं, छात्रों से उनके विचार पूछते हैं, और कभी कभी छात्र भी अपने विचार क्या है प्रस्तुत करते हैं। आगे है निर्देशन विधि। निर्देशन विधि क्या है? जब अध्यापक रोचक उदाहरणों, चार्टों, नक्शों, मॉडल, प्रोजेक्ट, अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाता है तो यह निरूपण विधि कहलाती है। निरूपण विधि क्या होगी? मतलब जब टीचर टीचिंग मटेरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब 2D या 3D मटेरियल्स यूज़ करके बच्चों को पढ़ाता है तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेशंस मेथड बोलते हैं, ठीक है। और यह जो विधि होती है वो बाल केंद्रित होती है। इसमें शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि, ये बात ध्यान रखना भाई, ये शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग एड्स प्रयोग किए जाते हैं और वो जो टीचिंग एड्स हैं वो सभी बाल केंद्रित होते हैं, ठीक है। आगे आगे भी ये एक्सरसाइज, इसमें कम से कम ये मान के चलो 200 से 250 क्वेश्चन दे रखे हैं और बिल्कुल KVS के लेवल के दे रखे हैं। ये असिस्टेंट प्राइमरी टीचर PRT, ये इसमें आया होगा भाई PYQ क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपकी कक्षा में आप पाते हैं कि पढ़ाई में लंबे अंतराल के कारण कुछ विद्यार्थी एक प्रश्न को नहीं समझ पाते, तो आप क्या करेंगे? मीन्स इसमें ये वो क्वेश्चन नहीं है कि रटे रटाए। चैप्टर में तो हमने क्या पढ़ा कि शिक्षण विधि क्या है, आगमन विधि क्या है, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, डेमोन्स्ट्रेशन विधि, ये चीज़ पढ़ी हमने। शिक्षण के स्तर देखे, सूक्ष्म शिक्षण देखा, लेकिन इसके क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन वो है जो रियल, मतलब एक क्लास के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसके जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, इसके मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे इसके एक्सरसाइज वाले, ठीक है। लेकिन पहले हम इसकी टॉपिक वाइज सीरीज कंप्लीट करेंगे। अगर आप में से किसी को इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने हैं तो भी कमेंट के अंदर बता देना। फिर कंप्लीट होने के बाद, मतलब इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपना रिव्यू ज़रूर देना, और अगर ये बेनिफिशियल लगे तो बता देना। आगे अपनी कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।